श्रवण बेटा, अरे आप फिर से करेले पाव भर ही लाए हैं। कितनी बार तो आपसे कह चुकी हूँ कि सब्जी थोड़े ज्यादा लाया करो। घर में 5 जने हैं, पूरी नहीं पड़ती। लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। सब्जी के थैले में कम सब्जी देखी तो मालती अपने पति सुरेश पर चिल्लाई। अरे मेरी राम प्यारी, हम भी तो हमेशा तुमसे यही कहते हैं ना कि आलू मिलाकर उसे बराबर कर लिया करो। मुस्कुराते हुए सुरेश ने अपनी पत्नी को जवाब दिया और दुकान चला गया। बचपन से सुरेश अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा रहा था। पिता की हर आज्ञा का पालन करना वह अपना धर्म समझता था। उसके पिता सुदर्शन जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, लेकिन 2 बेटियों के बाद जन्मे अपने इस बेटे से उनको बहुत उम्मीदें थी। वो सुरेश को एक बड़े अफसर के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेटियों का दाखिला तो सरकारी विद्यालय में कराया और बेटे का प्राइवेट स्कूल में। सुरेश जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था, तब एक दिन उसकी बसंती बुआ आई और रोते हुए अपने भाई से कहने लगी कि अपना पेट काट कर उस नासपीटे बेटे को पढ़ाया, लेकिन नौकरी करने दूसरे शहर गया तो वहीं का होकर रह गया। पहले तो कभी कभी आ भी जाता था, लेकिन इधर 2 साल से तो उसे देखने को अखियां तरस गई हैं। कुछ दिनों पहले उसके पड़ोस के वर्मा अंकल भी उसके पिता को दुखी होकर बता रहे थे कि सुदर्शन जी नौकरी करते ही मेरे बेटे राम के तो पर लग गए हैं। अब सुरेश सोचने लगा कि मैं नौकरी करने बाहर चला जाऊंगा तो मेरे माँ बाप भी अकेले रह जाएंगे। उसी समय उसने ठान लिया कि वह नौकरी नहीं करेगा। उसके पिता ने सोचा समय के साथ उसके विचार बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों की शादी के बाद तो सुरेश ने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी और अपने एक मित्र के किताब की दुकान पर बैठकर काम सीखने लगा। वहीं उसे स्टेशनरी शॉप खोलने का ख्याल आया। मेहनती तो वह था ही और बुद्धिमान भी। बस कुछ ही महीनों में उसने अपनी छोटी सी कॉपी पेन पेंसिल की दुकान की स्टेशनरी शॉप में बदल दिया। स्कूल कॉलेज के नए सत्र के आरंभिक समय में तो उसकी शॉप में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। उसके पिता ने संतोष कर लिया कि मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो क्या, बेटा अपना शौक तो पूरा कर रहा है ना। बेटे को अपने पैर पर खड़े देख सुदर्शन जी ने मालती नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह करा दिया। साल भर बाद मालती ने एक पुत्र को जन्म देकर अपने सास ससुर को दादा दादी बनने का अरमान पूरा कर दिया। सुरेश की जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह हर छोटे बड़े काम में अपने पिता की सलाह अवश्य लेता था। पास पड़ोस वाले तो उसकी माँ को यहाँ तक कह देते, सुरेश की माँ तुम्हारा बेटा तो श्रवण कुमार है। सुनकर वह फूली नहीं समाती थी। बेटे चिंटू के दूसरे जन्मदिन पर सुरेश ने अपने पिता से कहा, पापा मालती की इच्छा है मुंबई घूमने की, आप लोग कब चलना चाहते हैं। सुनकर सुदर्शन जी हा हा करके हंसने लगे। अपनी अलमारी से रुपयों की एक गट्ठी निकालकर बेटे के हथेली पर रखते हुए बोले, तुम लोग जाओ बेटे, जब से बहू आई है कहीं बाहर नहीं निकली है, उसे घुमा लाओ, उसका मन बहल जाएगा। नहीं बाबूजी, हम सब साथ, कहा ना तुम लोग जाओ। सुदर्शन जी कड़क कर बोले तो जी पापा कहकर सुरेश अपनी पत्नी बेटे के साथ ही घूमने जाने के लिए टिकट लेने चला गया। सप्ताह भर बाद सुरेश मुंबई से लौटा। बस तभी से उसने अपने हाथ तंग करने शुरू कर दिए। मालती समझ नहीं पाती कि इतने खुले हाथ वाला उसका पति अचानक इतना कंजूस कैसे हो गया। दीपावली पर माँ के लिए नई साड़ी और पिता के लिए नया कुर्ता लाया तो मालती ने पूछा, आपने अपने लिए एक भी कुर्ता क्यों नहीं लिया? आपके कुर्ते को मैं 2 बार सिल चुकी हूँ अब तो। मालती जी हमें तो दुकान में बैठना होता है, पापा जी को लोगों के बीच उठना बैठना होता है ना। हंसते हुए वह बात को टाल गए। चिंटू स्कूल जाने लगा था। एक दिन उसने अपने पिता से नए जूते की फरमाइश की। जवाब में सुरेश उसके गाल पर प्यार से एक चपत लगाते हुए बोला, मैं तो एक जूता पूरे साल पहनता था, फिर भी टूटता नहीं था। तो क्या अपने जूते से कुश्ती लड़ता है? ला दे, अभी ठीक करवा देता हूँ। पापा नया तेरे जन्मदिन पर। सुनकर चिंटू बेचारे ने अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन सुरेश अपनी शॉप से घर जा रहा था। रास्ते में उसे सावित्री काकी ने टोक दिया, लल्ला कल आधी रात को कहाँ जा रहे थे? किसी से मिलना था क्या? कहते हुए उनकी आंखें चमक उठी थी। कल नहीं तो काकी, कहकर वह चुपचाप निकल गया। काकी कब रुकने वाली थी? अगले दिन सुरेश के शॉप पर जाते ही वो उसके घर पर पहुंच गई और उसकी माँ को पुकारते हुए बोली, सुरेश की माँ, गजब हो गया तुम्हारे सुरेश का हुआ हमारे सुरेश का।
सुरेश की माँ ने भी उसी लहजे में पूछा। फुसफुसाते हुए काकी बोली, तुम्हारे सुरेश का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह रोज रात को पीछे वाली गली में जाता है। ये क्या कह रही हो सवित्री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? सुरेश की माँ ने भी गुस्से से पूछ लिया। हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया था तो छत पर सोने जा रहे थे, तब तुम्हारे सुरेश को गमछे से मुंह ढांपे जाते देखा था। हमारा काम था तुम्हें बताना, आगे तुम समझो। कहकर सवित्री काकी तो चली गई, लेकिन घर में कोहराम मच गया। मालती तो अपनी सास से लिपट कर रोने लगी और उसे चुप कराते हुए उसकी सास अपने बेटे को भला बुरा कहने लगी। सुदर्शन जी समझदार आदमी थे। दोनों महिलाओं को शांत किया और उनके साथ मिलकर बेटे को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। रात्रि के 10 बजे तक जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब हमेशा की तरह सुरेश उठा और गमछे से अपना सिर ढक कर बाहर निकल गया। घर वाले तो इसी इंतजार में थे। चिंटू गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तीनों की नींद उड़ी हुई थी। उन्होंने घर के बाहर की कुंडी लगाई और सुरेश के पीछे पीछे चल पड़े। सुरेश एक घर के आगे रुका और धीरे से कुंडी खटखटाने लगा। सुरेश की माँ घर पहचान गई, बोली, यह तो ठाकुर का घर। माँ जी। मालती ने सास के मुंह पर हाथ रख दिया। किवाड़ खुलते ही सुरेश अंदर गया और पट फिर से बंद। सुदर्शन जी ने तनिक भी देर नहीं किया और कुंडी खटखटा दी। दरवाजा खोलते ही ठाकुर बोल पड़ा, चाचा जी आप? चाचा जी के बच्चे, कहाँ है वो नालायक? चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। ठाकुर ने सुदर्शन जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और लगभग घसीटते हुए बेटे को घर ले आए। रात तो सबने जाग कर काटी और सुबह होते ही घर के अहाते में पंचायत बैठी। सुदर्शन जी गुस्से से बेटे पर बरस पड़े। घर के खर्च के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं और गुलछर्रे उड़ाने के नहीं चाचा जी, आपका सुरेश तो इस कलयुग में भी श्रवण कुमार ही बना रहा। ठाकुर ने आते ही सुदर्शन जी को टोक दिया। क्या मतलब? मालती और उसकी सास ने समवेत स्वर में पूछा। ठाकुर बताने लगा, आपके दिए पैसे लेकर सुरेश मेरे पास आया और बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ है। मेरे पूछने पर वह रोने लगा और बताया कि मैं पापा जी को रुपए वापस करने जा रहा था कि माँ की आवाज़ सुनाई दी। कह रही थी, आप अपने बाबूजी को तो तीरथ करा ना सके, दो बेटियों का बोझ था, लेकिन लगता है कि तीरथ करने की हमारी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों कहती हो भाग्यवान? तो क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए बचाए थे, वो भी आपने अपने लाडले को दे दिए। अभी उनके खेलने खाने के दिन हैं। हमारी उम्र कौन सी भागी जा रही है फिर? इसके आगे सुरेश सुन नहीं सका था। हमसे कहने लगा कि हमें घूमने नहीं जाना, हमें अपने माँ पापा जी को 4 धाम की यात्रा कराना है। तब मैंने उससे कहा कि अभी तू नहीं जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें 4 धाम यात्रा कराने की जिम्मेदारी हमारी। बस चाचा जी मुंबई से वापस आते ही सुरेश अपनी ज़रूरतों में कटौती करके मेरे पास रुपए जमा कराने लगा। हर 2 दिन पर आकर पूछता कि यात्रा के लिए मुझे और कितने रुपए चाहिए। चाचा जी रात को वह इसीलिए आता था कि आपको पता ना चले, लेकिन अब तो सब भांडाफोड़ हो गया। अब सुरेश रुआसा हो गया तो उसकी माँ बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चिंता क्यों करता है पगले, हम सब मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। 15 दिनों के अंदर ही ठाकुर ने सुरेश के माता पिता के 4 धाम यात्रा की बुकिंग करा दी। सुरेश ने उन्हें गाजे बाजे के साथ बस में बिठाकर विदा किया। वापस आने पर सुरेश उनके चरण स्पर्श करने लगा तो सुदर्शन जी उसे अपने हृदय से लगाते हुए बोले, तेरे जैसा श्रवण बेटा सबको मिले। तूने हमारे सभी अरमान पूरे कर दिए हैं। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे, बहू की गोद भरी रहे और हर जन्म में तू ही हमारा श्रवण बेटा बने। हमने तो प्रभु से यही प्रार्थना की है। सुरेश यह सब सुनकर भावुक हो गया। तभी चिंटू ने सुदर्शन जी से पूछा, दादाजी आपको तीरथ पापा ने कराया, पापा को तीरथ मैं करवाऊंगा, फिर मुझे तीरथ कौन करवाएगा? उसकी भोली बातें सुनकर तो सभी हा हा करके हंसने लगी। हंसते मुस्कुराते परिवार को देखकर सावित्री काकी की आंखें भी खुशी से भर आई। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।